हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत कर रहा हूं। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक वन शॉट अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर का, जो कि थोड़ा सा ना चैप्टर याद नहीं होता, लेकिन आज अपन इस चैप्टर को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि याद तो क्या तुम भूल नहीं पाओगे, जिंदगी में हंस के और उल्टे हो जाओगे, मजा आ जाएगा आपको इस चैप्टर का ये वन शॉट पढ़ने में। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने अभी तक बाकी चैप्टर्स के वन शॉट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लो भाई। बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर से देख लो। और अगर आपको उसके अलावा कोई नोट्स वगैरह जैसे कुछ रिक्वायरमेंट है ना, तो आप हमको फोन करके हमसे बात कर सकते हो। एप्लीकेशन पर बहुत कुछ अवेलेबल है, आपको सब कुछ बता देंगे, है ना। न्यू ईयर के भी जो कोर्सेज वगैरह होंगे तो उनमें आप अपने जो भी भाई वगैरह हैं, बहन छोटे या फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको बता सकते हो। उसके अलावा एक छोटी चीज पूछनी थी यार तुमसे, भाई तुम लोग लाइक वाइक करते हो कि नहीं करते वीडियो को देखने के बाद? है शेयर, कुछ कमेंट वमेंट भी करना होता है, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी प्यार दिखाना होता है तो दिखा दिया करो। और बाकी हम आ जाओ, शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को, जल्दी से खत्म करेंगे इस चैप्टर को एक ही शॉट में पूरा का पूरा। तो सबसे पहला जो अपन ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं अम्ल और क्षारक में अंतर। तो अंतर पढ़ते चलेंगे, समझ में भी आएगा, देखते भी चलेंगे। तो सबसे पहली चीज अम्ल के बारे में हमने जो पढ़ी है ना, वो ये है कि अम्ल जो है ये कैसे होते हैं कि भाई साहब खट्टे होते हैं। स्वाद में अगर बात करें तो अम्ल खाने में एकदम चटकारे खट्टे, नींबू की जैसे खट्टे होते हैं। फिर उसके बाद में अगर यही बात हम लोग क्षारक के लिए करें तो क्षारक जो हैं वो कैसे होते हैं भाई साहब? स्वाद में ये होते हैं कड़वे। अच्छा, होते क्या है भाई साहब? साबुन वाबुन बनता है ना, डिटर्जेंट, शैम्पू, उनमें यही होता है। कभी अगर साबुन वाबुन गलती से मुंह में चला जाए वो कड़वा लगता है, गलती से, है ना, खाने की नहीं बोल रहा मैं, तो वो कड़वा सा लगता है अपने को। क्षारक कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं भाई साहब, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास में, इनके बीच में एक अंतर है कि यार जो अम्ल होते हैं ना वो क्या करते हैं, इनके लिए हम लोग एक शब्द लिखेंगे ABR, है ना, शॉर्टकट में। अच्छा, इसका क्या मतलब है? तो A से मतलब है एसिड, एसिड बोले तो अम्ल, है ना, एसिड एसिड अम्ल कोई बोलते हैं। B से क्या है हमारे पास में, मतलब B से है ब्लू, और R से है हमारे पास में रेड। अच्छा, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि भैया जो अम्ल है वो ब्लू लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। किसको? कौन से पेपर को भाई साहब? लिटमस पेपर को, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। अच्छा, लिटमस पेपर को अभी मैं ये करके भी दिखाई सकता था वैसे तो आप लोगों को, कि क्या करते हैं कि अम्ल जो है हमारा, उसको किसी भी, कोई लिटमस पेपर है हमारे पास में, स्ट्रिप है उसकी ब्लू रंग की, उसको जैसे ही अम्ल में डुबोते हैं वो कैसे हो जाती है भाई साहब? लाल हो जाती है ना। तो एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। अब यही चीज अगर अपन लोग क्षारक के लिए देखें तो भैया क्षारक के लिए हम लोग लिखते हैं, जैसे यहां पे लिखा था ABR, यहां पर हम लोग लिखते हैं BRB। भैया पहले ABCD को फॉलो करना है, A के बाद B आता है फिर R आता है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख रहे हैं बेस। B से क्या है हमारे पास में? बेस। बेस बोले तो क्षारक हमारा। R का क्या मतलब है? यहां पर है रेड, और ब्लू का तो B से तो ब्लू है, ये तो पता ही होगा आपको। तो मतलब क्षारक क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये क्या कर रहे हैं, आप देखोगे ये लाल रंग को किस में बदल देते हैं? ब्लू रंग में। जो हमारे पास में लाल रंग का लिटमस पेपर है उसको ये ब्लू कलर में बदल देते हैं। ठीक बात है क्या? तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया जो अम्ल है ना हमारे पास में, ये जलीय विलयन में क्या देते हैं? H प्लस दान कर देते हैं। मैं लिख देता हूं कि भैया H प्लस दान कहां पर? अच्छा, जलीय विलयन को भी तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं अपन। जलीय विलयन को क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो एक्वस में। सही बात है। पानी में क्या कर देते हैं कि भाई साहब H प्लस आयन दान कर देते हैं। अगर बात करें अपन क्षारक की बात करें तो क्षारक क्या करते हैं पानी में? अगर हम लोग देखेंगे तो ये OH माइनस आयन, पूरा लिख देता हूं मैं, दान कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दान कहां पर करते हैं बोले से भाई साहब? पानी में, एक्वस में, जलीय विलयन में। ठीक बात है क्या? अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि जो अम्ल है ना, इनका जो पीएच होता है, अच्छा पीएच क्या बला है समझेंगे चैप्टर में, ये 7 से कम होता है, ये ध्यान रखना है। 0 से 7 के बीच में होता है, 7 से कम होता है, आप ये ध्यान रखो। पीएच स्केल पूरा का पूरा वैसे 0 से 14 तक होता है। और ये चीज अगर हम यहां पर देखेंगे तो इनका जो पीएच है हमारे पास में, ये 7 से तो ज्यादा होता है ना। और किससे कम होता है? 14 से कम होता है, या 14 के तो वो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 7 के इक्वल होते ही क्या हो जाते हैं? बेसिस नहीं रहते, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो 7 से तो ज्यादा रहता है इसका पीएच। अच्छा, पी नहीं, पीएच है ये, ठीक है। तो पीएच जो है 7 से ज्यादा रहता है, 14 से कम रहता है। ठीक बात है क्या? एक और छोटा सा गुण है हमारे पास में कि भैया जो हमारे पास में अम्ल होते हैं ये जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करवा सकते हैं भाई साहब। तो जलीय विलयन में मतलब समझना, यहां पर हमारे पास में कौन सा विलयन है? जलीय विलयन है। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं AQ में क्या कर सकते हैं? ये विद्युत धारा का प्रवाह करवा सकते हैं। टिक कर दिया मैंने इस पे। तो ये तो बहुत सिंपल है ना
कि हमने कोई अम्ल लिया और उसमें हमने ऐसे सर्किट बनाया, सेल से ऐसे करके दिखा रहे हैं, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसमें बस। और यही चीज अगर अपन देखें किसके साथ, क्षारक के साथ में, तो भाई साहब ये भी यही करते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दूं ना, तो मैं तो लिख दूंगा कि भैया सेम। अच्छा सेम चलो छोड़ो, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे, AQ में भाई साहब क्या करते हैं, ये विद्युत धारा का चालन ये भी करते हैं। बहुत सिंपल है ना, क्षारक का कोई घोल ले लो, जैसे NaOH अपने पास में मान लो, तो NaOH को अपन ने पानी में मिला लिया, वो पानी में क्या करो, अपन ने एक सर्किट बना लिया, एक छोटा बैटरी ले लिया, सेल वेल ले लिया अपन ने, उससे 2 तार निकलते हैं ना, तो एक तार को तो बल्ब में जोड़ लिया, दूसरे तार को कहाँ डाल दिया, उसमें NaOH के घोल में डाल दिया। और जो बल्ब से जो दूसरा तार का सिरा निकल रहा था, जिसको उस तार से जोड़ना चाहिए था, उसको भी हमने NaOH के घोल में डाल दिया। तो क्या देखने को मिल रहा है अपने को, कि वो भी विद्युत धारा का चालन करके दिखा रहा है अपने को। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो क्या है, कुछ लिखा नहीं है तो अपन ही लिखेंगे ना भाई। तो ये 6 पॉइंट क्या कह रहा है हमको, कि भैया इधर अम्ल चल रहा है, ये क्लियर रखना अपने को। 6 पॉइंट में अपन देख रहे हैं कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ अगर होती है, अम्ल की अभिक्रिया अगर किसके साथ हो, धातु के साथ हो, तो क्या होता है। तो देखो होता क्या है, जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया होती है ना, तो 2 चीजें बनती हैं, एक तो हमारे पास में बनता है लवण, और दूसरा हमारे पास में बनता है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस हमारे पास में बनती है। अच्छा उदाहरण क्या है भैया हमारे पास में, तो हम एक आध देख लेते हैं उदाहरण। एक उदाहरण है हमारे पास में, अगर अभिक्रिया किसकी किसकी हो हमारे पास में, जैसे मान जिंक के हमारे पास में टुकड़े हैं, जस्ता जो है ना उसके टुकड़े धातु ये हो गया, और अम्ल हमारे पास में इस केस में लेते हैं कौन सा है, H2SO4 है, क्योंकि यही वाला अपने पास में, तो ये तो सॉलिड है, और ये अम्ल जो है हमारे पास में एक्वा से पानी घुला हुआ है इसमें। फिर क्या हो रहा है कि देख रहे हैं इनकी जब अभिक्रिया होती है ना, तो एक तो लवण बनेगा ZnSO4, सही बात है, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है ना, वो गैस बन करके बाहर आ जाती है, ये गैस बन करके अलग हो जाती है हमारे पास में। और भी उदाहरण देख सकते हैं अपन, एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण ऐसे ले लो कि ना जिंक की जगह अगर मान लो मैग्नीशियम होता तो क्या होता, और मान लो H2SO4 की जगह अगर मान लो हम HCl लिए होते तो क्या होता। तो ये भी हमारे पास में एक्वस ही है यहाँ पे। तो अभिक्रिया जब होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि MgSO4 बन रहा है एक तो हमारे पास में, और साथ ही साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास में अलग हो रही है, सही बात है। ये वाली जो अभिक्रिया है जिंक वाली, H2SO4 वाली, और ये तो हम बुक में देखे भी हैं। हाइड्रोजन गैस जो निकलती है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यही है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये ना ऐसे निकलती है, इसको जैसे आग के सामने लेके जाते हैं ना, तो पॉप ध्वनि की आवाज के साथ में जलती है, पॉप आवाज आती है उसमें से। ये तो अपन करके भी देखे ही ना, करके भी देखते ही हैं अपन, कि भैया सिंपल अपन उसको टेस्ट ट्यूब में डाल करके पकड़ लेते हैं। किसको किसको, टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं अपन एसिड को डाइल्यूटेड, और उसमें अपन डाल देते हैं ऊपर से जिंक के टुकड़े, तो ZnSO4 तो बनता ही रहता है, साथ साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, उसको थोड़ी देर पकड़ के रखते हैं अपन, पकड़ के रखते हैं, और फिर जैसे उस गैस को छोड़ते हैं, अगर सामने माचिस की तिल्ली ला रखी होती है तो पॉप साउंड के साथ में जलती है, सिंपल है। और यही क्रिया अभिक्रिया जब हम लोग किसके साथ देखते हैं, क्षारक के साथ देखते हैं, तो यहाँ पे भी भाई यही होता है। भाई क्षारक जैसे मान लो अपन ने क्या लिया, NaOH ले रखा है अपन ने, ठीक है, NaOH का एक्वस ले रखा है सॉल्यूशन अपन ने, इसकी अभिक्रिया अपन किससे करा रहे हैं, NaOH की अभिक्रिया। अभी हमारे पास में यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कोई धातु होनी चाहिए, तो यहाँ पर है हमारे पास में धातु जिंक, ठीक है। तो अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो चीज बनती है ना वो बहुत खास है, वो क्या है, Na2ZnO2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ साथ में हमारे पास में क्या बनता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमको देखने को मिलती है। ये जो चीज है इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है, सोडियम जिंकेट। और एग्जाम में मान करके चलो कि अगर ये अभिक्रिया पूछ ली ना, तो पता नहीं कितने तो गड़बड़ करके आने वाले, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो जाती है। और हाइड्रोजन गैस जो है वो वैसे ही क्या है, कैसे जलेगी, पॉप की आवाज के साथ में जलेगी, देखा ही था अपन ने यहाँ पे। सिंपल सी बात है, ये अपन ने 6 मतलब पैरेलल में समझ लिया कि क्या क्या होता है। एक छोटी सी बात ध्यान देनी है कि ये वाली जो अभिक्रिया है ना, ये सारे हमारे पास में जो क्षारक हैं या जो सारी धातुओं के साथ में नहीं दिखाते हैं, ये सारी धातुओं के साथ में नहीं होती क्षारक वाली, लेकिन अम्ल वाली ऑलमोस्ट सबके साथ हमको देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में हमें ना 7th प्रॉपर्टी पे या 7th अंतर पे समझ लो चल रहे हैं। तो ये है 7th हमारे पास में भैया, 7th है अम्ल की अभिक्रिया किससे, धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से।
कि जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है अपने पास में, तो भैया हमें देखने को मिलता है एक तो हमारे पास में बनता है लवण, ठीक है, बनता है जल, और क्या बनता है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसके लिए इंटरेस्टिंग है थोड़ा, पहले उदाहरण देखेंगे फिर समझ में आएगा। तो सबसे पहला उदाहरण जो हम देख रहे हैं, ये वाला हम लोग ले रहे हैं अम्ल का उदाहरण। अम्ल कौन सा लें, हम H2SO4 ले लेते हैं, क्योंकि यही है अपने पास में यहाँ पर। H2SO4 कैसा लेंगे हम लोग, जलीय विलयन में लेंगे, डाइल्यूटेड लेंगे, तनु लेंगे, कहने का मतलब है पावरफुल नहीं लेंगे बहुत ज्यादा। धातु कार्बोनेट लेना है अपन को, तो धातु कार्बोनेट यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं अपन, सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3 ले लिया अपन ने। अभिक्रिया जब होगी तो क्या देखने को मिलता है, लवण बनता है अपने पास में यहाँ पे NaCl, Na यहाँ से आ जाता है। अच्छा, यहाँ क्लोरीन नहीं है अपने पास में, SO4 है, तो इसको हटाओ, यहाँ पर अपन SO4 लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में Na2SO4, Na यहाँ से आ जाएगा, SO4 यहाँ से आ जाएगा, फिर और क्या होगा हमारे पास में, जल बनेगा, तो ये जल H2 यहाँ से आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, तो ये H2O हो गया, और हमारे पास में और क्या बनता है, CO2 बनता है। भाई कार्बन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हमारे पास में क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, गैस बन जाती है, ठीक है। ऐसा एक और उदाहरण अगर मैं लूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे एक उदाहरण तो ये रहा, तो एक और उदाहरण में हम लोग क्या लेंगे, इस बार धातु कार्बोनेट नहीं लेंगे, यहाँ पे धातु कार्बोनेट क्या था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या धातु है, कार्बोनेट है। अब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, तो क्या होगा हमारे पास में उदाहरण H2SO4 का क्या है हमारे पास में, तनु विलयन है। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, NaHCO3 इसको हम लोग बोलते हैं। अभी अभिक्रिया जब होगी ना, तो सेम ही रिजल्ट हमको मिलेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास में वापस से NaCl, फिर ये Cl याद आ रहा है, इतना नमक थोड़ी खा के आया हूँ भाई मैं घर से यहाँ पे, तो ये Na2SO4 बनेगा, और साथ ही साथ में हमारे पास में जल बनेगा, और क्या बनेगा हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सही बात है क्या, थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है कि सर बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने में तो आप लोग फिर एक्सपर्ट हो, तो आप लोग भी कर सकते हो। और यही अभिक्रिया जरूरी नहीं है कि हम इनके साथ में करें, हम लोग चाहें तो जैसे मान लो H2SO4 की जगह पे HCl ले लें, और यहाँ पर अगर मान लो हम लोग Na2CO3 ही ले रहे हैं अगर, तो उस केस में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो बुक में दे रखा है हमारे पास में, वो हमें NaCl मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, और वाटर मिल जाएगा। अच्छा, जल और वाटर तो एक ही होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो यहाँ पे बस बैलेंसिंग वगैरह करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा, बाकी सब आपका बैलेंस्ड है। ये चीज हमको देखने को मिलती है। तो हम अगर मान लो ये वाला करते हैं एक्सपेरिमेंट, अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो इस गैस की परख कैसे करें, मतलब कैसे पता चले कि ये गैस बन रही है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ना, इस गैस को चूने के पानी में बहा करके देखते हैं। चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में, उसमें बहा के देखते हैं ना, तो चूने का पानी दूधिये रंग का हो जाता है, सफेद सफेद रंग का हो जाता है। बड़ा बोरिंग सा प्रोसेस है, वो भी हमने पहले करके देखा एक बार। लेकिन है ना, हम लोग यहाँ पर एक और शॉर्टकट काम में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पता है अपने को क्या करती है, कि अगर आग जल रही है ना तो उसको बुझा देती है। कैसे भाई, हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, माचिस की तीली जली करते हैं तो बुझ जाती है। अब मान लो अगर में ऑक्सीजन निकलती तो वो और तेज हो जाती है ना आग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम बुझाने का है। तो हम लोग शॉर्टकट में टेस्ट कैसे कर लेते हैं कि भैया उसको जलाया माचिस की तिल्ली को, ये एक्सपेरिमेंट करवाया हमने, H2SO4 डाला, Na2CO3 डाला, और पता क्या चला हमने को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने उसको बुझा दिया माचिस की तिल्ली को। अब ये चीज आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर एसिड का बंदोबस्त हो जाए आपके घर पे, और साथ ही साथ में आपके पास ये चीज है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बिल्कुल है, ये खाने का सोडा ही होता है, जिसको मीठा सोडा हम लोग बोलते हैं ना। तो इन दोनों को जैसे ही मिलाओगे तो बहुत तीव्रता से ये अभिक्रिया होती है, और हमारे पास में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। माचिस की तिल्ली सामने ले जाओ और जल जाती है, वो जल क्या बुझ जाती है माचिस की तिल्ली। अब जो बुक में इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है ना, इसके बाद एक और, वो क्या है, वो हमें समझना है कि ना, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी अभिक्रिया दे रखी है थोड़ी इंटरेस्टिंग तरह से, कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम क्या करेंगे, चूने के पानी में प्रवाहित कराएं। इस गैस को, चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस होता है, एक्वस होता है, पानी में घुला हुआ, मतलब चूना, इसको बुझा हुआ चूना अपन बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। तो उससे क्या होता है अपने पास में, यहाँ पे अभिक्रिया होगी ना, तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है, सॉलिड है, ये सफेद रंग का होता है, और साथ ही साथ में हमारे पास में जल भी बनता है यहाँ पर, ठीक है। H2O हमारे पास में लिक्विड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये क्या है, अवक्षेप है सफेद रंग का, ये नीचे बैठ जाता है जाकर के। तो ये क्योंकि सफेद पहले थोड़ा फैला रहता है पानी में,
तो पानी कैसा सफेद सफेद पूरा दूधिया दिखाई देता है। जिस पानी का पहले कोई कलर नहीं था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अब उसमें हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने के कारण जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है उसका कलर है सफेद सफेद, तो हमको सफेद दिखाई देता है। तो अगर चूने का पानी दूधिया हो रहा है मतलब यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ये उसका परीक्षण होता है। अब आगे अगर और क्या करें, ये इसके बाद एक स्टार पॉइंट है, अगर टीचर को बहुत टफ क्वेश्चन बनाना हो ना तो वो यहाँ से बना सकता है कि अब अगर आगे हमने मान लो बहुत ज्यादा जो है ना वो गैस प्रवाहित कर दी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ना ये जल से और साथ ही साथ में हमारे पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस आ रही है ऊपर से उनसे अभिक्रिया करके ये बना लेता है हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के CaHCO3 होल ट्वाइस ये यहाँ पर बना लेता है। और इंटरेस्टिंग चीज जो है ना, ये जो चीज है ये घुलनशील है जल में, क्या ये जल में घुल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो सफेद रंग आया था ना उसका वो फिर से गायब हो जाता है। यहाँ पे सफेद रंग हमको देखने को मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब हम उसमें छोड़ देते हैं तो हमें वो सफेद रंग जो है वो देखने को नहीं मिलता। समझे आप इस बात को। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, अगर 7th गुण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो क्षारक हैं वो ऐसी अभिक्रिया नहीं दिखाते। मतलब जो क्षारक है वो हमारे पास में धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके नहीं दिखाते हम लोगों को। बड़े आगे बढ़े तो नेक्स्ट अपने पास क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारे पास में पॉइंट नंबर 8 और ये है हमारे पास में उदासीनीकरण अभिक्रिया या इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें ना उदास होने की तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नाम है बस ये उसका उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छा इसमें क्या होता है, ये दोनों की अभिक्रिया है, ये अम्ल की भी अभिक्रिया है और ये क्षारक की भी अभिक्रिया, तो दोनों के साथ में पड़ रहे हैं। असल में ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, मतलब अम्ल लो उसमें क्षारक मिला दो, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास में लवण और जल बनता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लवण और जल उससे बन जाएगा। अच्छा अम्ल कौन सा है हमारे पास में वो थोड़ा सा देखते हैं अपने पास। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हमने जो सदियों से हम लेते आ रहे हैं H2SO4 लिया मान लो डाइल्यूटेड, ठीक है, तनु एक्वस लिख देता हूँ, पानी में है ऐसे समझो। क्षारक लिया अपन ने कौन सा लिया, मान लो NaOH लिया साहब, सबसे फेमस यही क्षारक है, सबसे पावरफुल भी यही होता है हमारे पास में। इसको भी जल में घोल लिया मान लो अपन ने, दोनों को जैसे ही मिलाते हैं तो लवण बनता है। अच्छा यहाँ लवण क्या बनेगा, Na और SO4 जुड़ करके क्या बना लेंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेंगे, लवण बन गया। साथ ही साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगी, तो हमारे पास में H2O यहाँ पे लिक्विड भी बन जाएगा। अब आप देख लो एक बार के लिए, बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। हाइड्रोजन दो हैं, सल्फर एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, वहाँ पे भी 4 और 1 5 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, फिर हमें कहीं ना कहीं 1 आध 2 और कुछ लगाना पड़ सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन अब 4 हो गए हैं, यहाँ पर 2 ही हैं तो यहाँ 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गए हैं तो वहाँ पे भी डबल हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 और 4 6 और यहाँ पे भी 2 और 4 6, इक्वेशन बराबर हो गई। अच्छा इसके अलावा और सिंपल भी देख सकते हो, ये तो एक उदाहरण हुआ, एक उदाहरण आप और ले लो, अपने मन से ले लो। मान लो चलो HCl लिया आपने, आपको HCl अच्छा लगता है, ये एक्वस लिया अपन ने, क्या किया NaOH नहीं लिया इस बार भाई साहब, हमने कुछ और ले लिया, हमने मान लो ले लिया, चलो NaOH ले लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि इससे ना आपकी फेवरेट चीज़ बनने वाली है। फेवरेट तो नहीं कहूँगा लेकिन इसके बिना खाना अच्छा नहीं लगता अपने को, और ये है नमक, ठीक है। तो NaOH बना यहाँ पे हमारे पास में एक्वस, तो इन दोनों को जैसे जोड़ा अपन ने, क्रिया करवाई, अभिक्रिया करवाई, तो क्या मिला अपने को यहाँ पे NaCl, ठीक है, और प्लस साथ ही साथ में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, H2O मिल गया अपने को। और क्या बनेगा हमारे पास में, एक हम लोग और ले रहे हैं पॉइंट। अब मान लो एक और अपन ने HBr ले लिया, ठीक है, और इसका भी एक्वस वैक्वस ले लेंगे, जो करना है कर लेंगे। और मान लो NaOH ले लिया अपन, NaOH का पीछा नहीं छोड़ रहे अपन, ठीक है। अभी क्या होगा, इससे हम देखेंगे ना तो हमें बनेगा NaBr बनेगा यहाँ पे, और साथ ही साथ में हमारे पास में H2O आ जाएगा। तो ये क्रिया मतलब अभिक्रिया फिक्स हो गई। और इसमें ना हम ये वाली अभिक्रिया करके भी देख लेते हैं कि H2SO4 लिया अपन ने मान लो, और उसमें NaOH अपन ने अगर मिलाया लिक्विड लिक्विड दोनों को, तो उसमें लवण बनता है और H2 बनता है। अब ये ना इंटरेस्टिंग नहीं है सर, क्या लवण कुछ समझ में तो आएगा नहीं, दिखेगा तो है नहीं। तो इसके लिए बुक में ना एक मस्त एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है, फिनोफ्थिलीन का। तो अम्ल और क्षार क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं अम्ल और क्षार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिनोफ्थिलीन लेंगे, लिक्विड है। अच्छा वो फिनोफ्थिलीन लेते हैं हम लोग, तो वो फिनोफ्थिलीन क्या है कि अगर उसको हम किसी क्षारक में डालते हैं, जैसे NaOH जब उसमें डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है फिनोफ्थिलीन के कारण पूरा, और अगर उसमें हम वापस से अम्ल डालेंगे तो उसमें से वो पिंक कलर गायब हो जाता है।
अब अगर वापस से हम लोग उसमें थोड़ा क्षारक ज्यादा कर देंगे तो वापस से उसका पिंक कलर आ जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। मतलब अम्ल क्षार का प्रभाव खत्म कर देता है और जो क्षारक जो है वो अम्ल का प्रभाव खत्म कर देता है। ठीक बात है, समझ में आई आपको? हाँ, तो अब जो अगला पॉइंट है हमारे पास में वो है पॉइंट 8वां तो पढ़ लिया हमने, वो है 9th। अच्छा, तो 9th क्या है, सुनना, ध्यान से सुनना कि 9th में हम लोग देख रहे हैं भैया अम्ल की अभिक्रिया हम लोग देखेंगे धात्विक ऑक्साइड से। किससे? अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड बोलो या धातु ऑक्साइड बोल लो इसको आप, धात्विक ऑक्साइड। क्या है भाई, समझ नहीं आया मेरे को? ये क्यों करा रहे हैं अभिक्रिया वो भी समझना थोड़ा सा आप, इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया समझना थोड़ा। और साथ साथ में इसमें बनता क्या है, प्रोडक्ट लवण और जल बनता है। अब है ना, यही सारा खेल छुपा हुआ है। अच्छा, और लिख रहा हूं मैं गलती से, खेल सारा इसी में छुपा हुआ है कि अभी भी जो पिछली अभिक्रिया हमने पढ़ी ना, तो उसमें भी लवण और जल ही बन रहा था। वो कौन सी थी हमारे पास में, उदासीनीकरण अभिक्रिया थी, वहां पे भी लवण और जल बन रहा था, यहाँ पे भी लवण और जल बन रहा है। अच्छा, उदाहरण देख लेते हैं फिर थोड़ा सा और हमको समझ में आ जाएगा। ये वाली अम्ल के लिए, तो जैसे अम्ल हमने लिया, लेट्स से हमने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। कैसा है ये वाला, डाइल्यूटेड है या एक्वस है, ये लिया अपन ने। प्लस हमने क्या लिया, धातु ऑक्साइड लिया। धातु ऑक्साइड अपन कौन सा ले, तो जैसे मान लो मेरे पास धातु है, सोडियम है, ठीक है, Na, और इसका ऑक्साइड है NaO नहीं होता, Na2O होता है, ठीक है साहब। ये लिए दोनों की अभिक्रिया हमने कराई, तो क्या देखने को मिल रहा है, लवण बनेगा। लवण क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जुड़ करके लवण, फेमस लवण बना लेंगे, नमक, NaCl बना लेंगे। और साथ ही साथ में और क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। सही बात है, यहाँ पे Na2 है, यहाँ Na1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी चीज। यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा हमारे पास में। अच्छा, और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो और उदाहरण क्या है हमारे पास में, जो बुक में हमारे को जिक्र किया है जिसका, वो कौन सा है कि भैया हमारे पास में हम मान लो HCl ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, HCl ले लेंगे और इसमें हम ना कॉपर ऑक्साइड की से रिएक्शन करवा रहे हैं, CuO की। तो हम क्या देखेंगे कि कॉपर और क्लोरीन मिलकर के CuCl2 बना देंगे, कॉपर क्लोराइड बना देंगे और साथ साथ में जल बना देंगे, H2O बना देंगे। भाई साहब समझ में आ गया ये वाली चीज अपन को? सिंपल है क्या, कोई लोड है क्या इसमें? अच्छा, इससे कंक्लूजन क्या निकला, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान से देखना। निष्कर्ष क्या निकला, हमने कहा कि भैया देखो, अभी थोड़ी सी देर पहले हमने बोला था कि अम्ल और क्षार की जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है ना, जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो हम देखते हैं अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण और जल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अम्ल और क्षारक की जगह कौन है, धात्विक ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं, लवण और जल। मतलब यहाँ पे ये जो धात्विक ऑक्साइड है, कौन सा, सोडियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड जो है, या फिर जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये दोनों किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये क्षारक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारा निष्कर्ष यही है कि जो हमारा धातु ऑक्साइड है, जो मेटेलिक ऑक्साइड है, वो किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षारक की तरह। समझ में आई क्या आपको ये वाली बात, क्षारक की तरह। और यही चीज अब हमें देखनी है किसके लिए, यही चीज हमको देखनी है अब क्षारक के लिए। तो यहाँ पे 9th पॉइंट क्षारक के लिए भी लागू होता है। बहुत सिंपल है साहब कि भैया जो क्षारक है वो किससे अभिक्रिया करते हैं, ये करते हैं अधात्विक ऑक्साइड से, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड से। और ये क्या बनाते हैं, और ये भी भाई साहब क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। सही बात है। उदाहरण कौन सा लें अपन, तो क्षारक तो सबसे फेमस जो है वही ले लेते हैं अपन, कौन सा, NaOH बहुत फेमस हो रखा है मार्केट में, NaOH ले लिया। अधात्विक ऑक्साइड कौन सा है हमारे पास में, तो अधातु का ऑक्साइड, तो अधातु कार्बन है हमारे पास में, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या है हमारे पास में, CO2। तो अब ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर हमारे पास में, तो यहाँ लवण बनेगा हमारे पास में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो होता है, और साथ साथ में हमारे पास में बनेगा जल। अब बैलेंस करने की बात है तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे कैसे, हमारे पास यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे इसको, हाइड्रोजन हमारे पास में 2 हो जाएंगे, इस तरफ 2 ही है, इस तरफ ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास में 1 और 3 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बन 1 है, सब कुछ बैलेंस्ड है। अच्छा, इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकता है, और उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस भी हम लोग ले सकते हैं, और उसकी अभिक्रिया हम किससे करवा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से वापस करवा सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें लवण जो मिलता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस हमें जो है जल मिलता है। ये अभिक्रिया अभी भी हमने पीछे भी देखी है। तो अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है भाई, समझना हमको ये है
कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में देख रहे थे कि यार अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण और जल बना रहे थे। तो यहाँ पे क्षारक तो है, अम्ल की जगह पर कौन है, अधात्विक ऑक्साइड। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यार ये जो अधातु का जो ऑक्साइड है CO2 जो है यहाँ पे हमारा, ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये व्यवहार कर रहा है अम्ल की तरह। जैसे यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड किसकी तरह व्यवहार कर रहा था, क्षारक की तरह, तो वैसे ही यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अम्ल की तरह। ये हमारा यहाँ पर निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष मैंने लिखा कि भैया जो अधात्विक ऑक्साइड है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये लगभग किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अम्ल की तरह। अच्छा, अधात्विक जो ऑक्साइड होता है ना वो न्यूट्रल भी होता है, बोले तो उदासीन भी होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ये थोड़ी सी स्टार वाली बात है कि भैया जैसे H2O है हमारे पास में, ये भी क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, लेकिन ये कैसा होता है, उदासीन होता है, ये अम्लीय नहीं होता है। समझ रहे हो आप मेरी इस बात को। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वो उदासीन भी हो सकता है या फिर वो अम्लीय हो सकता है, ये अपन ने यहाँ पर देख लिया। बाहें वहां थोड़ी नीचे कर ली, सर्दी वर्दी हो रखी है ना यार यहाँ पे अभी, तो बाहें नीचे कर ले अपन। अभी देखो आगे बढ़ रहे हैं अपन 9th पॉइंट के बाद हमें 10th पॉइंट भी समझना है। तो 10th पॉइंट क्या है हमारे पास में, 10th पॉइंट है भैया प्रबलता का। किसका, प्रबलता का, कि भैया कौन सा अम्ल कितना प्रबल है ये कैसा पता चलेगा, और ये कैसा पता चलेगा कि कौन सा जो क्षारक है वो भी कितना प्रबल है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, देखो होता क्या है कि जो अम्ल है कोई सा भी, वो अम्ल को जब भी पानी में हम लोग मिलाते हैं, whenever we add water to acid, तो क्या होता है कि भैया ये जो अम्ल है ना ये H+ आयन देता है। सही बात है। अब होता क्या है कि ये जो H+ आयन है ये पानी के अणु H2O से मिलकर के H3O+ आयन बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब किसी भी अम्ल में जितने ज्यादा H+ आयन बोलो, लेकिन ये मुक्त अवस्था में रहता नहीं है तो इसलिए ज्यादा बेहतर होता है हम इसको H3O+ लिखते हैं, क्योंकि H+ आयन फ्री नहीं बैठता, वो H2O से जाके चिपक जाता है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये जितने ज्यादा होंगे, इनकी संख्या जो है जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अम्ल जो है वो प्रबल होगा। सबल समझ में आई आपको मेरी वाली बात, प्रबल अम्ल होगा। जितने ये ज्यादा है उतना ही प्रबलता ज्यादा होगी, जितने कम है उतनी प्रबलता कम होगी। और ये सेम चीज किसके साथ लागू हो रही है, क्षारक के साथ। बस यहाँ पर फर्क क्या है कि क्षारक जो है वो जल में क्या देता है भैया, OH- आयन देता है। ठीक बात है। तो अब यहां पे बस क्या होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग कि जो OH- आयन है, ठीक है, तो ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा प्रबल होगा हमारा क्षार, उसकी प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। जितने कम होंगे इनकी संख्या उतना ही हमारे पास में मतलब हल्का फुल्का ही क्षारक होगा, खतरनाक वाला क्षारक नहीं होगा। बड़ा सिंपल था। अब देखो ये हमने डिफरेंसेस बेसिक वगैरह देख लिया। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं कि हमारे पास में ना संसूचक है। क्या कह रहा हूं, संसूचक है। संसूचक बोले तो सूचक भी कह सकते हो वैसे, केवल इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। जैसे गाड़ी में होता है ना इंडिकेटर, लेफ्ट राइट जाते हैं तो वो ब्लिंक करता है बत्ती, तो वैसे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसको अम्ल में डालेंगे तो अलग व्यवहार करेगा, क्षारक में डालेंगे तो अलग व्यवहार करेगा। जैसे अभी हमने फिनोफ्थलीन वाला एग्जांपल देखा था, तो हमने क्या किया, फिनोफ्थलीन में जब हम क्षारक डाल रहे हैं तो वो गुलाबी हो जाता है, अम्ल डालते हैं तो वो कलर उड़ जाता है वापस उसका। तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, इंडिकेटर कहलाती हैं। सही बात है। तो ये इंडिकेटर जो है ना, संसूचक जो है, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमको सीधे मिलते हैं, कोई फूल पत्ता पौधे में से हम लोग निकाल लेते हैं। और ये वाले कौन से होते हैं हमारे पास में, संश्लेषित एक और होते हैं। संश्लेषित से क्या मतलब है हमारा कि इनको ना हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, साइंस की लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो प्राकृतिक आप देखोगे ना, जैसे हल्दी है तो वो प्राकृतिक संसूचक है, वो अम्ल क्षार के संपर्क में आने पर कलर बदल जाता है उसका। या फिर आप देखोगे जैसे लाल गोभी जो होती है हमारे पास में, उसका पत्ते को अगर हम उबाल करके उसमें से रस निकाल लें तो वो रस क्या होता है, प्राकृतिक संसूचन की तरह काम करता है। ये लिटमस जो था वो लिटमस किसी पौधे में से मिल रहा है तो वो भी प्राकृतिक संसूचक हो गया। लेकिन जैसे कुछ एक चीजें हमारे पास में, आज मैंने आपको फिनोफ्थलीन दिखाई थी, तो फिनोफ्थलीन को लेबोरेटरी में तैयार किया है,
तो वो किसका उदाहरण हो गया, संश्लेषित सूचक का उदाहरण हो गया, सिंथेटिक का उदाहरण हो गया। वैसे ही हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज एक चीज होती है, वो भी ऐसा होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको भी हम लोग किस में रखते हैं, संश्लेषित में रखते हैं। तो वो भी क्योंकि हमने लेबोरेटरी में तैयार किया है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, क्या है हमारे पास में नेक्स्ट है कि भैया सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं ना, ये अम्लीय नहीं होते हैं। ये डिफरेंसेस वगैरह हो गए हमारे। अब एक थोड़े ना गहरी बात कर रहे हैं अपन कि यार सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय नहीं होते, कैसे कह रहे हैं अपन ये वाली चीज। भाई देखो क्या है, जो अम्ल है ना उसका मतलब क्या है, जैसे उसको आप पानी में डालोगे उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, बात खत्म हो गई। अगर इतना हो रहा है तो वो चीज अम्ल है। लेकिन मान लो आपके पास में यार ग्लूकोज है, मान लो कि यार ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे हम इसको पानी में डाल रहे हैं ना, तो ये H प्लस आयन नहीं दे रहा है, ये बात समझनी है। तो इसलिए क्या यार ये वाला जो है ना अम्लीय नहीं है। जैसे और उदाहरण क्या है हमारे पास में, दारू शराब इतनी फेमस हो रखी है, क्या होती है हमारे पास में, C2H5OH, सही बात है। ये भी आप पानी में डालो, लोग बहुत ज्यादा पानी में डालते हैं इसको, तो ये भी H प्लस आयन नहीं देती है, मतलब अम्ल नहीं है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ये आई ना पॉइंट वाली बात। हमको कैसे पता चला कि H प्लस आयन नहीं दे रही, भाई देखो अगर आयन दे रही होगी ना तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये पॉइंट है। अगर आयन दे रही होगी तो विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगी। यहाँ पे समझो आप ये वाली चीज, मान लो मैंने एक डब्बा बनाया, ये अपनी बुक में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने को एक दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बोला हमको कि नीचे आप ऐसे कुछ कॉर्क जैसा कुछ रबर जैसा लगा लो, और फिर क्या करो उसके ऊपर आप है ना एनोड और कैथोड बना लो इस तरह से, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमारे पास में। ठीक है, ये बना लो। तो इसको आप वायर से जोड़ लो, इस तरह से कुछ जोड़ लो, इसको आप यहाँ पे कुंजी वगैरह से जोड़ लो, और इस वायर को यहाँ ले आओ। अब इसमें क्या भर दो, आप जल भर सकते हो, जल मत भरो तुम, सीधा ये काम करो, ये अलग अलग चीजें ना इसमें भरो आप। इसमें से एक एनोड है और एक कैथोड है हमारे पास में। अब होगा क्या कि भैया इसमें एक बार अपन क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे, जैसे मान लो हम लोग सबसे पहले डाले थे C6H12O6, इसका घोल बना के डाल देंगे, ग्लूकॉन डी का घोल इसमें घोल देंगे। फिर डालेंगे मान लो इसमें C2H5OH, ठीक है, ये डाल दिया, एल्कोहल डाल देंगे एक बार। फिर एक बार मान लो इसमें हमने क्या डाला, HCl हमने डाला, भले डाइल्यूटेड डाल देना, खतरनाक खिलाड़ी नहीं बनना अपने को खतरों का। फिर एक बार सिरका डाल लेना, CH3COOH डाल लेना, एसिटिक अम्ल डाल लेना इसमें। ये तो वैसे ही हल्का फुल्का ही होता है, खतरनाक है नहीं ये। तो ये डालेंगे जब हम लोग, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यार जब इसमें ना हम HCl डाल रहे हैं, भले डाइल्यूटेड ले रहे हैं अपन, और यहाँ फिर अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, CH3OH ये ले रहे हैं, सिरका ले रहे हैं, तो पानी में जब इनको डाल रहे हैं ना, तो इससे क्या हो रहा है, H प्लस आ रहा है, ठीक है। पानी में जब इसको भी डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई, H प्लस आयन आ रहा है, और साथ ही साथ में ये दोनों क्या कर रहे हैं, आई विद्युत धारा को कंडक्ट करवा रहे हैं। ये दोनों नहीं करवा रहे, तो इसलिए इनको लिखा अपन ने कि नहीं करवा रहे, क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद आगे देख रहे हैं हम लोग, तो आगे है हमारे पास में अम्ल और क्षारक का तनुकरण। अच्छा क्या चीज है यार ये, तो एक तो ना देखो यहाँ पे क्षार लिखा है, दो शब्द होते हैं हमारे पास में, एक होता है क्षारक और एक होता है क्षारक। तो क्षारक जो जल में घुल जाता है, जो पानी में घुल जाता है, जो जल में घुले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। समझे इस बात को आप लोग, ऐसा क्षारक पाउडर जो पानी में डिसॉल्व हो गया, गायब हो गया, वो क्षार है, सिंपल है ना। अब समझना यहाँ पे कि ना तनुकरण से क्या मतलब है कि डायरेक्ट तो क्या कंसंट्रेटेड होते हैं, हाथ जला दे वैसा निशान आता है, अम्ल और क्षारक की शीशी पे ऐसा निशान आता है कि अगर हाथ पे गिर जाएगा ना तो हाथ जला देगा, देखो इसका मतलब ये है, तो खतरनाक है, डेंजर है। तो होता क्या है कि इनको है ना खतरनाक होता है, तो हमको तनुकृत करना होता है। तनुकृत का अगर मैं सरल मतलब लिखूं ना, तनुकरण का अगर मैं सरल मतलब बताऊं, डाइल्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बार बार मैं बोल भी रहा हूं ना कि डाइल्यूटेड लेते हैं, डाइल्यूटेड लेते हैं, तो डाइल्यूशन का जो सरल मतलब है वो है पतला करना। क्या है, पतला करना। जैसे कि ना बहुत सिंपल है, शहद गाढ़ा होता है एकदम, जो प्योर शहद होता है, वो बच्चे आजकल क्या करते हैं, शहद मधुमक्खी के छत्ते में से जो लेते हैं ना, उसमें पानी मिला देते हैं, उसको पतला कर देते हैं। क्यों करते हैं, बोले दूध बढ़िया होता है, गाढ़ा होता है भैंस का दूध, तो बोला उसको पतला कर देते हैं, उसमें पानी मिला के, गाय के दूध में पानी मिला के, ताकि क्या हो, उनको पैसा ज्यादा मिले, पतला कर रहे हैं, तनुकरण कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, तनुकरण कर रहे हैं। तो वैसे ही अम्ल और क्षारक के साथ में
तो अम्ल अगर है मान लो हमारे पास में, तो इसमें हमने क्या किया, अम्ल है या क्षारक है, दोनों चीजें ले लो आप, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि पानी मिला दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि जो अम्ल के H+ आयन है या फिर जो क्षारक के OH- आयन है, ये दोनों उस पानी में फैल जाएंगे। पहले ये सारे आयन एक साथ थे, कंसंट्रेटेड थे, सांद्र थे, एक ही जगह पे थे। अब ये फैल गए हैं, अब ये उस पानी में फैल गए। तो एक जगह पे कहीं हम जाके देखेंगे तो हमें कम हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, या किसी एक जगह पे जाके देखेंगे तो हमें कम हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, या जो OH- आयन है वो भी हमको कम मिलेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं, है ना। अभी यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो तनुकरण का जो प्रोसेस है ना, डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है, ये कैसा है, ये ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। क्या मतलब है इससे मेरा कि यार ये जैसे ही पानी मिलाओगे ना अम्ल में, गर्मी निकलती है तेज बाहर। बोले सर फिर ये तो रिस्क वाली बात हो गई सर। तो इसके लिए ना ऐसा मना कर रखा है अपन को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि है ना अम्ल में जल नहीं डालते, में जल नहीं मिलाते। तो बोले सर पतला कैसे करेंगे, फिर बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। तो बोले क्या नहीं करना, अम्ल में जल नहीं डालना। जल में अम्ल तो डाल सकते हैं, पानी में तो डाल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। पानी लो खूब सारा, उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल डालो, उसको हिलाओ, तो क्या होगा, एकदम से अभिक्रिया नहीं होगी। आप क्या करोगे, अम्ल खूब सारा है और उसमें थोड़ा पानी डाल दोगे ना, तो सारे अम्ल के जो अणु है वो एकदम से आके उस पानी से अभिक्रिया करने की कोशिश करेंगे। तो जब ऐसा होगा ना, तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी, बहुत ज्यादा ऊष्मा प्रकट हो जाएगी। हो सकता है वो कांच का जो पात्र है आपके हाथ में वही फूट जावे, इतना गर्म हो जावे वो। 100 डिग्री तक इसका तापमान चला जाता है, सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो कितना रिस्की हो गया। तो ये एक और चीज समझना, आपने वो थप्पड़ जैसी फिल्म देखी होगी जिसमें थप्पड़ नहीं, वो दूसरी कौन सी थी जिसमें छपाक जैसी मूवी देखी होगी, तो उसमें वो पानी डालते हैं, जब वो अम्ल डाल देते हैं ना, कोई एसिड अटैक हो जाता है तो वो पानी डालते हैं। अब आप सोचो कि जो तनुकरण की अभिक्रिया अब जो हो रही है, प्रक्रिया जो हो रही है, वो तो और ऊष्माक्षेपी है, तो वो इंसान कितना जल रहा होता होगा जब उस पर पानी भी डाला जाता होगा। समझ रहे हो आप इस बात को। तो बल्कि ये ठीक नहीं है कि अगर किसी के ऊपर अम्ल लगाया उस पर हम पानी डाल रहे हैं, तो ये और समस्या वाली बात है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, अम्ल में जल नहीं मिलाते, ये ध्यान देना है। तो पतला कैसे करेंगे, जल में अम्ल जरूर डाल सकते हैं हम लोग, पानी में हम जरूर से अम्ल डाल सकते हैं। समझने की कोशिश करो इस छोटी सी बात को आप। अब इसके बाद क्या है, सेम क्षारक के साथ में भी हमारे पास में, हालांकि क्षारक इतने खतरनाक नहीं होते जितने अम्ल खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए। तो अम्ल में पानी नहीं डालते, पानी में धीरे धीरे अम्ल मिला करके उसका तनुकरण हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, अम्ल या क्षारक की प्रबलता। अच्छा, ये प्रबलता से क्या मतलब है यहाँ पर कि भैया हमारे पास में खूब सारे अम्ल हैं या खूब सारे क्षारक हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला अम्ल ज्यादा खतरनाक है या कौन सा वाला क्षारक ज्यादा वाला खतरनाक है या कौन सा कम खतरनाक है। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक पीएच स्केल नाम की चीज बना रखी है, अभी बताता हूं मैं आपको। देखो क्या बना रखा है, पीएच स्केल बना रखा है। अच्छा, ये स्केल है फेयर एंड लवली वाला, जैसे आता है ना वो गोरा कितना हुए तुम, काला कितना हुए लगाने के बाद वो नापने के लिए, तो वैसे ये भी एक स्केल है, इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स होती हैं इसमें। तो आप समझना यहाँ पे अलग अलग कलर्स की हमारे पास में क्या है, स्ट्रिप्स हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है, फिर यहाँ पे रेड है, यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश है, फिर पर्पल है। तो एक हमारे पास में सार्वत्रिक सूचक नाम की चीज होती है, जो कोई सा भी अम्ल हो या कोई सा भी क्षारक हो उसकी पहचान करके बता देगा। कैसे करते हैं, ये लिक्विड होता है, तो इसको अगर आप किसी अम्ल में डालोगे या किसी क्षारक में डालोगे तो इसका कलर बदल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, इससे सार्वत्रिक सूचक का कलर बदल जाता है। अब मान लो इसका कलर ऐसा एकदम लाल हो गया, तो हम बोलेंगे भैया बहुत खतरनाक वाला अम्ल है जिसका पीएच 0 या 1 के आसपास है। अगर मान लो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया, एकदम डार्क ब्लू हो गया, तो मान लो क्या होगा कि इसका जो पीएच है वो क्या होगा, 13 से 14 के बीच में, खतरनाक वाला क्षारक है वाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। और ये होता क्या है, खूब सारे सूचकों का मिश्रण होता है। सूचक बताया था मैंने आपको पहले, तो खूब सारों को मिला देते हैं और उससे सार्वत्रिक सूचक बनता है। तो पीएच स्केल मैंने आपको समझा दिया। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से 7 तक इसमें अम्ल होता है और 7 से लेकर के 14 तक इसमें क्या होता है, क्षारक होता है। तो यहां पर समझो, इधर है हमारे पास में जठर रस, जैसे हमारे जो पेट का रस है वो 1.5 से 2 के आसपास आप देखोगे तो नींबू के रस का पीएच होता है। फिर यहाँ पे 7 के आसपास हमारे पास में शुद्ध जल होता है, 7 या 7.4 के आसपास का पीएच होता है। फिर आप देखोगे 10 किसका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है, MgOH होल्टवाइस का है। और फिर आप देखोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है हमारे पास में, NaOH का 14 पीएच होता है। इतनी खतरनाक चीज होती है, समझ रहे हो आप इस बात को। फिर सेकंड क्या है हमारे पास में, ये जो ब्लू वाला रीजन है ना, ये जो ब्लू वाला रीजन है यहाँ पे आप देख रहे हो,
ये हाइड्रोजन आयन को दिखा रहा है। ये दोनों चित्र अपने एनसीईआरटी के ही हैं। तो ये ब्लू वाला चित्र हाइड्रोजन को दिखा रहा है, तो जैसे जैसे हम जीरो की तरफ आ रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम जीरो की तरफ आ रहे हैं तो अम्ल प्रबल होता जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे उतना अम्ल खतरनाक होगा। और जैसे जैसे उधर 14 की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, सफेद वाली पट्टी बड़ी चौड़ी होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है सफेद वाली पट्टी सबसे ज्यादा चौड़ी है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस जगह पे OH माइनस आयन के लिए पट्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा चौड़ी है, समझ रहे हो आप इस बात को। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, OH माइनस आयन जो है सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्षारक सबसे ज्यादा प्रबल है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग किसी अम्ल की या क्षारक की प्रबलता को पता करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास में, जैसे अपने पास में प्रबल और दुर्बल अम्ल का कंसेप्ट कैसे समझा रखा है वो समझो कि ना प्रबल दुर्बल अम्ल क्या होता है और प्रबल दुर्बल क्षार क्या होता है। बहुत सिंपल है। मान लो ऐसा अम्ल है हमारे पास में, जैसे मान लो HCl है, HCl की अपन ने कितने लिए, 10 परमाणु लिए हैं अपन, परमाणु नहीं अणु बोलेंगे इसको। तो HCl के हमारे पास में 10 अणु हैं। तो होगा क्या, ध्यान से समझना इस बात को, इसको जब हम पानी में मिलाएंगे ना, जब इसको हम H2O में मिलाएंगे तो 10 इसमें से क्या बनेंगे, H+ आयन बनेंगे, और साथ ही साथ में 10 क्या बनेंगे, इसमें से Cl- आयन बनेंगे। सही बात है। जब इसको मिला रहे हैं तो 10 इसमें से क्या बनेंगे, H+ आयन बनेंगे, और 10 इसमें से क्या बनेंगे, Cl- आयन बनेंगे। समझ गए आप इस बात को। अब दूसरी चीज यहां पर समझो, ध्यान से समझो। HCl के बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया अगर हमारे पास में मान लो ऐसा एक अम्ल है, जैसे मान लो CH3COOH, सिरके की बात कर रहा हूं मैं, इसको पानी में मिला रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, इसमें आप देखोगे ना कि बनेंगे तो इसमें भी 10 H+ और साथ साथ में 10 हमारे पास में बनेंगे CH3COO-, लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि इन 10-10 में से 8-8 वापस जुड़ जाएंगे। तो इनमें से 8 जुड़कर के CH3COOH वापस बना लेंगे। हमारे पास में केवल और केवल यहां क्या बचेंगे, 2 मान लो हाइड्रोजन के बच जाएंगे आयन, और 2 मान लो इसके बच जाएंगे। तो हमें नेट जो H+ आयन मिल रहे हैं वो तो कम मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो अम्ल जो जल में पूरा टूट करके बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन जितने वो दे सकता है वो दे दे, तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। लेकिन वो अम्ल जो नाटक कर रहा है, थोड़े इतने नहीं दे रहा H+ आयन, वो कम दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। समझे इस बात को। सेम चीज किसके साथ लागू होती है, क्षारक के साथ लागू होती है। वो क्षारक जो खूब सारे क्या दे दे, OH- आयन दे दे जलीय विलयन में, तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल क्षारक कहलाएगा। लेकिन वो क्षारक जो यार जा रहा है पानी में, लेकिन थोड़े बहुत OH- आयन दिए, बोला चलो साहब हो गया अपना काम, तो उसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल क्षारक है। ये सिंपल सी बात है। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा हमारे पास में कंसेप्ट हम ले रहे हैं, जो कि है दैनिक जीवन में पीएच। भाई पीएच स्केल जो हमने पढ़ा यार, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो देखो 2-3 बातें। एक क्या है, मनुष्य का पीएच जो है हमारे शरीर का, वो 7 से 7.8 के बीच में रहता है। ये बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में कि मनुष्य के शरीर का पीएच क्या होता है, तो आंसर दे सकते हैं अपन। वर्षा का जल का पीएच अगर हमारे पास में 5.6 से कम हो जाए, इसका मतलब कम हो जाए, शॉर्टकट में लिखा है अपन ने, बारिश का पानी जो आता है उसका पीएच अगर 5.5 से 5.6 से कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कैसी वर्षा हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, और ये बहुत नुकसान वाली होती है। क्यों, मिट्टी में जाएगी तो मिट्टी को खराब करेगी, नदी में जाएगी तो नदी को खराब करेगी, है ना, समुद्र में जाएगी तो वहां पे जो जीव हैं, सारे के सारे जो जीव जी रहे हैं, उन सबके लिए प्रॉब्लम वाली चीज है ये, है ना। तो ये वर्षा के जल के लिए कंसेप्ट है। फिर क्या है हमारे पास में, हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए HCl अम्ल उत्पन्न होता है, इसके बारे में अपने को पता है। इसका जो हमारे पास में पीएच है वो 2 के आसपास होती है। बहुत खतरनाक एसिड होता है, बहुत खतरनाक अम्ल होता है। तो इससे अगर ये ज्यादा हो जाए पेट में, कभी कभी होता है ना कि गैस बनने लग जाती है, तो जलन होने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि ना अम्ल ज्यादा बन गया, हमने खाया पिया नहीं ध्यान से, ठीक से ध्यान नहीं दिया। तो अगर ये मान लो अम्ल हमारे शरीर में ज्यादा बनने लग जाता है, तो इससे क्या होता है, दर्द और जलन होने लग जाती है। और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल है ना ज्यादा, तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाएंगे और अम्ल के प्रभाव को कम करवा देंगे। कैसे, तो हम क्षारक का उपयोग करते हैं। कोई हम क्षारक लेते हैं, बहुत प्रभावशाली, बहुत खतरनाक क्षारक नहीं लेते, हम दुर्बल क्षारक लेते हैं, उसको डालते हैं, तो वो क्या करता है, पेट में जो अम्ल है ना उसके साथ अभिक्रिया करके उसको शांत कर देता है। और ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड मतलब क्या, एंटी एसिड। एसिड अम्ल होता है ना, और एंटी का मतलब उल्टा, तो अम्ल का उल्टा एंटी एसिड, या उसको आप सरल भाषा में बोलो क्षारक है। या फिर उसको हम लोग है ना हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। प्रति माने उल्टा कह रहे हैं, और अम्ल माने अम्ल, तो अम्ल का उल्टा क्या है हमारे पास में, क्षारक है। उदाहरण के लिए क्या है हमारे पास में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। यहां पर भी 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है
कि भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, इसका सूत्र जो है हमको लिख करके बताओ। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या सूत्र होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। साथ ही साथ में जो हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना हमारे घर पे, जो बेकिंग सोडा है, जो खाने का सोडा है, वो मीठा सोडा भी ऐसा ही होता है, वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, तो उसको भी हम लोग इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। इनो जो हम पीते हैं उसमें भी यही चीजें होती हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, मुंह के पीएच का मान कितना होता है, 5.5 से कम होने पर दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है। मुंह का पीएच हमारा 5.5 से ज्यादा ही रहता है ना, लेकिन वो चेंज होता है मुंह का पीएच, क्योंकि खाना हमने कैसा खाया, खाना खाने के बाद लार का पीएच पर निर्भर कर रहा है, खाना खाने के बाद हमने मुंह की सफाई की है कि नहीं की, क्योंकि जो बैक्टीरियाज आकर के हमारे मुंह पर दांतों में बैठ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, दांतों पे आके पार्टी करते हैं और फिर वहां पे वो बनाते रहते हैं, अम्ल बनाते रहते हैं, तो वो अम्ल खराब करेगा। तो अगर मान लो बैक्टीरिया जो हमारे दांतों पे आके बैठे हैं और जो ग्लूकोज के दाने, ब्रेड के, रोटी के जो रह गए हमारे दांतों पे मिठाई के, वो उनको खाते हैं और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक तरह से वो अम्ल होता है, तो वो अम्ल बनाते जाते हैं अम्ल। तो अगर मुंह की अम्लता जो है, हमारे मुंह की जो एसिडिटी है वो 5.5 से कम हो जाए, अगर हमारे मुंह की जो एसिडिटी है वो कितने से कम हो जाए, 5.5 से अगर कम हो जाती है, समझ रहे हो आप इस बात को, तो क्या होता है, दांत खराब होना शुरू हो जाता है। इन दैट केस दांत खराब होना शुरू हो, सिंपल है। फिर इसके बाद क्या है, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें, और नेटल एक पौधा होता है, उसका भी अगर डंक लग जाए ना, सुई सी उसकी अगर चुभ जाए चमड़ी में, तो वहां पे जलन होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि उनके दोनों के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, ओइक अम्ल होता है। तो अब इसको अगर हमें उस जलन को खत्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ क्षारक उस पर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लगा सकते हैं उस पर, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, जो मैंने भी आपको बोला ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा, अगर वो थोड़ा सा आप लेके मल लोगे ना ऐसे, या उसको पानी में मिला के थोड़ा सा लगा लोगे, तो आपका वो ठीक हो जाएगा। या दूसरा क्या होता है, एक है ना डाक पौधा होता है, ये नेटल पौधे के पास में होता है। अब नेटल पौधा अम्लीय प्रकृति का होता है और डाक पौधा क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो डाक पौधे की पत्ती लेकर के अगर आप मसल लो, तो क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा। यहां तक कि आप किसी नाई की दुकान में जाकर के अगर कैंची है या कुछ भी लोहे का है, जैसे है ना लोहे की चाबी है या कुछ भी ऐसा है, तो अगर उसको लगा लो ना जाके उस जगह पे जहां मधुमक्खी ने डंक मारा है, तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भी लोहे की चीज है ना, वो क्या है, हमारे पास में धातु ऑक्साइड बना चुकी होगी। भाई धातु की चीज है और प्रकृति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या बना चुकी होगी, धातु ऑक्साइड बना चुकी होगी। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धातु ऑक्साइड होता है क्षारकीय प्रकृति के, करेक्ट, धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारकीय प्रकृति के। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ये तो दैनिक जीवन में महत्व हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में कुछ एक सोर्सेस से है, ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, 1 स्टार दूंगा, बहुत आसान प्रश्न, लेकिन इनको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, प्राकृतिक स्रोत क्या है हमारे पास में, जैसे हमारे पास में सिरका, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है, ये याद रखना पड़ेगा। संतरे में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है ना। इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। ऐसे ही दूध, दही जो होता है ना हमारे पास, खट्टा इन्होंने लिखा है दूध, दही कह रहे हैं, दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है हमारे पास में, लैक्टिक एसिड। ऐसे ही नींबू में देखोगे तो सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में और संतरे में सेम अम्ल होता है। आप देखो नींबू में और संतरे में सेम अम्ल है। चींटी के डंक में हमारे पास में मेथेनोइक एसिड होता है, और साथ ही साथ में नेटल के डंक में भी हमारे पास में मेथेनोइक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में भी हमारे पास में मेथेनोइक अम्ल ही होता है, देखा था वो तो अपन ने। तो ये याद रखने वाली चीज है, 1 नंबर का क्वेश्चन आप आ जाए तो। अच्छा ये 1 स्टार क्या है वो बता दूं मैं आपको, मैं टॉपिक्स को ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक कैटेगराइज करता हूँ। अगर मैं कहीं ये कह दूं ना कि 4 या 5 स्टार का टॉपिक है, तो आप मान के चलना बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आना की संभावना उसमें से ज्यादा है, बहुत बार आता है उसमें से क्वेश्चन, या वो डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, एग्जामिनर देगा तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि वो कम ही स्टूडेंट्स कर पाएंगे। 1-2 स्टार्स हैं तो इतना फिर लोड नहीं लेना उसमें। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास में, लवण की बात कर रहे हैं। लवण कितने तरह के होते हैं, हमें क्या लगता है, अम्ल मिला, क्षार मिला, उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई तो उदासीन होना चाहिए, और उदासीन चीज का पीएच हमारे पास में कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ना तो अम्ल है ना क्षार है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं होता ऐसा समझना, काफी सारे अम्ल हमारे पास में प्रबल अम्ल है और काफी सारे क्षारक हमारे पास में प्रबल है। तो उल्टा भी तो है ना, कि कुछ एक अम्ल हमारे पास में दुर्बल है और कुछ एक क्षारक भी दुर्बल है हमारे पास में। तो अब क्या होता है, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलते हैं तो वो कैसा लवण बनाते हैं, उदासीन लवण बनाते हैं। दोनों प्रबल थे, आके भिड़े, कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया, उदासीन। प्रबल अम्ल आया और दुर्बल क्षारक आया, भिड़े आकर के, तो अम्ल थोड़ा थोड़ा रह गया, क्षारक खत्म हो गया। तो अभी जो लवण बनेगा वो कैसा है, अम्ल जैसा लवण है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास में अम्ल आया था वो प्रबल था, क्षारक दुर्बल था। और उल्टा भी सत्य है,
कि भैया प्रबल क्षारक अगर आए और दुर्बल अम्ल आए तो क्या देखने को मिलता है, क्षारकीय लवण मिलता है। और चौथा केस आप सोचोगे कि अगर सर दोनों ही दुर्बल हो, तो अम्ल भी दुर्बल हो और क्षारक भी दुर्बल हो, तो हमारे एनसीईआरटी में तो वैसे इसका दूर दूर तक जिक्र नहीं है, बाकी बुक्स में भी नहीं होता, बट आप ये मानो उसमें भी कुछ एक केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर जो लवण बनता है वो हमारे पास में उदासीन बनता है। तो दोनों अगर दुर्बल हैं तो भी भिड़ेंगे तो कुछ बचना वैसे नहीं है, दोनों खत्म हो जाने, तो वहां पे उस केस में भी हमें लवण कैसा मिलता है, उदासीन मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लवण है ना, हो सकता है इसका पीएच अगर उदासीन है तो 7 ही है, हो सकता है इसका पीएच अगर अम्लीय है तो 6.8 है, ठीक है, और हो सकता है कि जो लवण है उसका पीएच 7 से ज्यादा है, अगर वो क्षारकीय है तो 7.4 है, 7.5 है, समझ रहे हो आप इस बात को, तो वो थोड़ा आसपास उसका पीएच रह सकता है। अब ये बुक में दे रखे हैं खूब सारे एग्जांपल, मैं खूब सारों की बात तो नहीं कर रहा, एक उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या उदाहरण है, समझने की कोशिश करो कि यार हो क्या रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक बार समझते हैं, बुक में भी समझा रखा है। तो उदासीनीकरण में हम क्या देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम देखते हैं कि यार हमारे पास में एक अम्ल है, जैसे मान लो हमने लिखा MOH प्लस मैंने लिखा HX। अच्छा ये XOX MM क्या है अभी समझाता हूं मैं। तो पहले तो आप ये समझो, ये यहां से OH निकलेगा और यहां से ये H निकलेगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में क्षारक है, जिसके पास में OH होता है वो क्षारक होता है वो, और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास में अम्ल है क्योंकि इसके पास में H प्लस है। तो इधर से अम्ल में से H प्लस निकलेगा और इधर से OH माइनस निकलेगा, दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। बचेगा क्या हमारे पास में, इधर M बचेगा और इधर X बचेगा। तो ये M और X जुड़ करके क्या बना देंगे, लवण बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। अब हमें ये समझना है कि ये जो हमारे पास में लवण है NaCl, मतलब मान लो ये इसकी जगह पे हमारे पास में क्या है, NaCl है, ठीक है, NaCl। अब हमें ये पता करना है कि ये पूरा कैसे बना था, मतलब जब ये बना होगा तो क्षारक कौन सा रहा होगा और अम्ल कौन सा रहा होगा, समझे आप मेरी इस बात को। तो मैं उसके लिए रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं, एक बार के लिए कलर चेंज करके लिख लेता हूं मैं यहां पे, मैं मान लेता हूं कि भाई यहां पे हमारे पास में NaCl है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, और यहां पर हमारे पास में पानी बना ही होगा साथ साथ में। अब हमें ये पता करना है अम्ल कौन सा था और क्षारक कौन सा था। तो उसके लिए हम इसको आयनों में विभाजित कर देते हैं। कैसे, H2O को विभाजित कर देते हैं H प्लस में और OH माइनस में, NaCl को विभाजित कर देते हैं Na प्लस में और Cl माइनस में, सही बात है, ऐसे विभाजित कर दिया। अब रहा क्या होगा, पहले ये जो H प्लस है ये इस Cl से जुड़ा हुआ रहा होगा अम्ल के रूप में, तो यहां पर हमें अम्ल मिल गया, अम्ल कौन सा रहा होगा, यहां पे रहा होगा HCl, सही बात है। और क्षारक की बात करूं तो OH किससे जुड़ा हुआ रहा होगा, NaOH, Na से, तो उस केस में हमारे को ये मिल जाएगा क्षारक NaOH, समझे। अगर हम रिवर्स चल के आए इस तरह से तो हमें पता चल जाता है कि क्षारक कौन सा जुड़ा होगा और ये कौन सा जुड़ा होगा, और उसके हिसाब से फिर हमें पता चल जाता है कि लवण कैसा बना होगा। अब क्या है, NaOH जो है वो कैसा है, प्रबल क्षारक है, क्या है बोलो, प्रबल क्षारक है, और ये क्या है हमारे पास में, प्रबल अम्ल है। तो क्योंकि दोनों प्रबल प्रबल हैं तो मिलकर के बनने वाला जो लवण है वो कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा। यही मैं आपको समझा रहा था, बाकी केसेस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, डिटेल वाले वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से लिया है, लेकिन यहां नहीं ले रहे क्योंकि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम वाइज मुझे नहीं लगता कि ये चीज आपसे पूछी जाएगी, तो इसलिए इसको हम स्किप एक बार के लिए कर सकते हैं। बट क्योंकि किताब में है तो मैंने इसको क्विक रिवीजन में ले लिया, 1 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको कहूंगा। फिर क्या हमारे पास में दैनिक जीवन में उपयोग में होने वाले कुछ एक विशेष लवण है हमारे पास में। अच्छा, समझने की कोशिश करना, अभी NaOH हमारे पास में क्या है, क्षारक है, क्या है, क्षारक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, दैनिक जीवन में उपयोगी भी कुछ विशेष लवण। तो भाई NaOH तो क्षारक है, तो लवण क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये बनता किसकी हेल्प से है, तो ये नमक की हेल्प से बनता है। अभी देखेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये बनता कैसे है, नमक से बनाते हैं इसको अपन। बोले सर हम बना लेंगे घर पे, आप मजाक कर रहे हो, अरे नहीं तुम मत बनाना, लेकिन मैं बताता हूं कैसे बनता है। तो देखो होता क्या है, क्या करना होता है अपन को, मैं अभिक्रिया से बताता हूं, पहले लिख करके यहां पर आप लोग को, कि ना हमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना होता है ना, इसका हमें जलीय विलयन लेना होता है, H2O वाला, इसमें पानी मिला लेते हैं, चलो अपन
ठीक है, ये लेना होता है और इसको ना हमें करंट देनी होती है, विद्युत, केवल विद्युत में यहाँ लिख देता हूँ विद्युत धारा। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पर समझना थोड़ा सा, इसको तीर को प्रॉपर बड़ा कर देते हैं। तो उस केस में क्या बनता है ध्यान से समझो, इसमें जब हम पानी मिला रहे हैं, विद्युत धारा उसमें से बहा रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है क्या ना, एक तो बनता है यहाँ पर NaOH, इसका घोल ही बनता है असल में, ये भी घोल हो जाता है, ये भी घोल ही बनता है पानी में मिला हुआ, और साथ साथ में हमारे को क्या मिलता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, और साथ साथ में हमें क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है। और अब ना इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, क्योंकि इस प्रक्रिया में, इस अभिक्रिया में एक चीज हमको क्षारक मिल रही है और एक गैस हमको क्लोरीन मिल रही है, तो इस अभिक्रिया को हमने नाम दे रखा है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो एग्जाम में ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, मतलब मैं इसको 3 स्टार इंपॉर्टेंट कहूंगा टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, व्याख्या करो, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है। तो वो चीज उपयोग में अभी आपको बताने वाला हूं, बट ये चीज आप ध्यान रखो पहले। तो क्या लिखा है अपन ने, देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, इसलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया उसको बोलते हैं। अच्छा, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त हो रही है, हम ड्रॉ करके समझ लेते हैं, अपन बड़े आदमी। तो ये ऐसे बनाएंगे एक डब्बा, और अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ना इसमें, ये दरअसल होता क्या है, ये वाला डब्बा स्पेशल है थोड़ा, ये बंद होता है पूरा, थोड़ा खुला होता है, अभी बता दूंगा कहाँ से खुला होता है। तो अभी एक तो क्या है, इसमें एक पाइप लगाएंगे हम लोग यहाँ से, तो अब ये पाइप वैसे तो खुला होना चाहिए था यहाँ से, लेकिन हम तुम समझ लेना जो भी है। इसमें से हम क्या करेंगे, NaOH का घोल, NaCl का घोल, NaOH तो बनेगा, NaCl का घोल जो है वो इसमें डालेंगे, यहाँ से अंदर डालेंगे। सॉल्यूशन पानी मिला है, नमक घोला मिला दिया, अंदर डाल दिया, सिंपल है, इसमें क्या। यहाँ पे हमारे पास में क्या व्यवस्था होगी, हमारे पास में एनोड और कैथोड की व्यवस्था होगी, प्लस माइनस। ठीक है, और ये एक मान लो हमने यहाँ बना दिया, सही बात है। तो ये है हमारे पास में, लेट्स से एनोड है, और ये क्या है हमारे पास में, लेट्स से कैथोड है, एनोड और ये कैथोड। अब इसमें क्या होता है, एक पाइप यहां छोड़ा होता है हमने खुला, जहां से ना कुछ एक गैस वैस हमारी जो है बाहर निकलती है, और एक पाइप हमने इस तरफ इसके पास में, कैथोड के पास में खुला छोड़ रखा होता है। अब देखना होता क्या है, बीच में हमारे पास में एक पारगम्य झिल्ली भी होती है, और इसमें मान लो ये लिक्विड पूरा का पूरा भरा हुआ है, और ये जो एनोड कैथोड है इनको हमने पूरा विद्युत धारा के सर्किट से जोड़ रखा है। अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो इसको हमने ऐसे ऐसे जोड़ा, तो इसको मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये बटन लगा रखा है हमने, और इसको यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। अब इसमें क्या, नमक का पानी डल गया, इसको अपन ने चालू कर दिया मशीन को, तो एक तो पानी H2O है, तो उसका ब्रेक डाउन होगा तो H प्लस आयन बनेंगे। अब होता क्या है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव है, ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सही बात है। तो अब होगा क्या कि माइनस वाली चीज एनोड की तरफ आएगी, प्लस वाली चीज कैथोड की तरफ जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है, माइनस वाला जैसे Cl माइनस है, क्लोरीन गैस के जो अणु पहले हैं परमाणु, वो क्या बना रहे हैं, Cl माइनस बना रहे हैं, तो Cl माइनस इस तरफ आगी, जुड़ेगी और Cl2 गैस बनाएगी। क्या बनाएगी, Cl2 गैस बनाएगी। तो ये जो गैस है ना Cl2 यहां से निकलेगी, तो इसलिए हम कहते हैं क्लोरीन गैस कहां पर मुक्त होती है, एनोड पर मुक्त होती है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। इसी तरह से जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो देखो कहां पर मुक्त होगी, तो वो हम कह रहे हैं कैथोड पर मुक्त होती है, इस जगह पर मुक्त होगी। तो हम कह रहे हैं कि इस वाले पाइप से जो गैस निकल रही है, लेट्स से वो H2 गैस है। क्यों, क्योंकि H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस इधर इकट्ठे होंगे, और ये सारे जुड़ करके जब यहां से निकलेंगे तो H2 गैस के रूप में यहां से बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, ध्यान समझना, फिर उसके बाद है हमारे पास में यहां पर एक और पाइप लगा हुआ है, तो ये एक और पाइप ये रहा, ठीक है, ये एक और पाइप ये रहा। इसमें से क्या बाहर निकल रहा है, ध्यान समझना। यहां से हम देखेंगे कि NaOH भी बन चुका है ना अंदर, क्योंकि देखो अंदर क्या हुआ होगा, Na प्लस भी बना होगा, और क्योंकि H प्लस निकल गया था तो OH माइनस भी बना होगा, सही बात है, Na प्लस और OH माइनस भी बना होगा। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास में, दोनों चीजें जब जुड़ेंगी तो NaOH का घोल बनेगा। क्या है, तो बस यही चीज समझानी थी आपको, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसको कहते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अभी उसके बाद क्या है हमारे पास में कि भाई
नेक्स्ट है हमारे पास में क्लोर क्षार जो अभिक्रिया है हमारे पास में, इसमें जो उत्पाद बन रहे हैं, जो चीजें हमारे पास में बन रही है, क्लोरीन बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, NaOH बन रहा है, इन सब चीजों के उपयोग क्या है ये अपने को समझना है। ये चित्र भी बना रखा है यहाँ पे भी, वो पुराना जो भी पीछे बनाया था वही, और ये अभिक्रिया भी लिखी हुई है जो मैंने पीछे अभी करवाई थी। ये बैलेंस्ड है, वो वाली बैलेंस नहीं है। तो देखो उपयोग क्या है, NaOH का उपयोग क्या है वो देखो आप पहले। तो ये है साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए ना, कृत्रिम फाइबर बनाने में। आजकल फाइबर ऐसे धागे जैसी जो चीजें बनती है ना, कृत्रिम जो सिंथेटिक होती है उसको बनाने में, कागज बनाने के लिए उसको काम में लेते हैं अपन, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, वो तो धोने वाली बात होगी ना। जैसे अगर डिटर्जेंट बना हुआ है इससे डिटर्जेंट, तो उससे आपने ग्रीस हटा लिया, साबुन से आपने तेल का मैल धो लिया, तो वो चीज है। फिर उसके बाद में दूसरा उपयोग किसका लिखा हुआ है हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस का उपयोग लिखा हुआ है। तो ये ईंधन के रूप में होता है। रॉकेट में फ्यूल जो होता है ना वो हाइड्रोजन गैस होती है, करेक्ट। फिर क्या है हमारे पास में, खाद के लिए अमोनिया बनाने में। फिर क्या है हमारे पास में, आप देखोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए भी इसका उपयोग हम हाइड्रोजन गैस का करते हैं। ये वाला हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा है चौथे चैप्टर में, कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लिक्विड तेल होता है ना, खाने वाले तेल जो हम हमारे घर में, सरसों का तेल, ये तेल, वो तेल जो हम खाते हैं, तो ये कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं। तो इनमें हम हाइड्रोजन गैस जोड़ते हैं और इनको संतृप्त करके सॉलिड बना देते हैं, ठोस बना देते हैं, मक्खन की जैसी चीज, नकली मक्खन भी ऐसे बोलते हैं इन चीजों को। तो ये चीज बनाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। वो अच्छा भी है, उसमें कमियां भी हैं, बुराइयां भी हैं, गड़बड़ भी है, वो छोड़ो, बस आपको ये उपयोग ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आपसे उपयोग पूछ सकता है। फिर क्लोरीन गैस का उपयोग है, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ना क्लोरीन गैस का उपयोग हम स्वच्छता के लिए करते हैं, जल की, पानी को साफ रखने के लिए। जो हम पानी पी रहे हैं ना, जैसे मैं कल परसों ही हमारे घर में ऊपर टंकी के पास चढ़ा था, तो टंकी में मैंने देखा तो सारे मच्छर मरे पड़े थे, छोटे छोटे, और उससे हम तो कुल्ला करते हैं, पता नहीं कितने सारे मरे पड़े थे उसमें। तो ये सबके होता है, ऐसा नहीं कि हमारे ही है स्पेशल। ऊपर वाली जो पानी की टंकी होती है उसमें तो गंदगी रहती है, तो साल में एक बार दिवाली पे साफ होती है वैसे भी। तो मैं कहा फिर ये तो गड़बड़ है, तो उसमें क्या, पानी में क्लोरीन गैस डली हुई है या क्लोरीन किसी तरह से मिला रखी है उन्होंने, तो उससे क्या होता है, वो फैलती नहीं। और जैसे मच्छर मरा तो उसका जहर या बीमारी है, वो फैलेगा नहीं, ये चीज रहती है। तो उसकी स्वच्छता के लिए है ना, रोगाणुनाशक बनाने के लिए, तो रोग नहीं होगा उससे अपन को। स्विमिंग पूल में इसको डालते हैं, लोग इतने सारे नहा रहे होते हैं, किसकी क्या कैसा शरीर है क्या है। पीवीसी बनाने के लिए, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप नहीं आता नाली वाली के बाहर आजकल अपन लगाते हैं, जो प्लास्टिक जैसा पदार्थ है, वो यही है, इसमें भी ये डालते हैं अपन क्लोरीन। और CFC बनाने के लिए, CFC क्या होता है हमारे पास में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसको बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ये क्लोरीन गैस को यूज करते हैं। तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया से बनने वाले जो उत्पादन है ना, जो भी हमारे पास में उत्पाद है, उनके उपयोग हमारे पास में यहाँ पर लिखे हुए। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोले तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, सरल भाषा में जो नाम है अपने ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। हिंदी में बोले तो विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं इसको, ब्लीच करने के लिए काम में आता है। और जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप नोटिस करोगे ना, बिहार बोर्ड वाला जो अभी मॉडल पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन था। बिहार बोर्ड वाला क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि वो याद है, मैंने रिसेंट रिकॉर्ड किया। अब बाकी बोर्ड्स के भी हम करेंगे मॉडल पेपर्स, मतलब कर रहे हैं रिकॉर्ड साथ साथ में। तो कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। समझ में आई क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब सुनना इस बात को आप ध्यान से कि ये बनता कैसे। तो बड़ा सिंपल है वैसे, कायदे से देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि भैया शुष्क बुझा हुआ चूना लेना होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। शुष्क लिख रहे हैं इसका मतलब सूखा नहीं है, इसको पानी में मिला रखा है अपन ने, तो ये एक्वस होता है। इस पे जैसे ही हम क्लोरीन गैस डालते हैं, अच्छा क्लोरीन गैस कहां से आई, अभी बनी थी ना, NaCl को पानी में घोल करके करंट डाल रहे थे, उसमें तो क्लोरीन गैस बन रही थी वहां पे। तो ये चीज जो है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, एक तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है CaOCl2, प्लस साथ ही साथ में हमें क्या मिलता है यहाँ पर, आप लोग अगर नोटिस करोगे ना, तो हमें यहाँ पर H2O जल भी मिलता है। अब आप देख लो, बैलेंस वैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा और कुछ कम ज्यादा लगे तो, लेकिन बेसिक आइडिया जो है वो ये है। तो क्या लिखा है देखो, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस हम जब डालते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछ लेता है विरंजक चूर्ण के निर्माण की प्रक्रिया लिखो, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब है कुछ नहीं, वो एक समीकरण याद रखनी है, उसी की ये लाइन लिखनी है, 2 नंबर मिल जाएंगे, कुछ है नहीं, ठीक है। अब फिर हमारे लिए क्या है, ये तो समीकरण मैंने आपके लिए एक बार वापस लिख दी यहाँ पे। अब हमें देखना है इसके उपयोग क्या होते हैं, विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग होते हैं। उपयोग और ज्यादा जरूरी है, इसको मैं 2 स्टार की कैटेगरी में रखता हूं, ठीक है, 2 स्टार्स भाई, उपयोग पूछ सकता है। तो देखो, विरंजक चूर्ण से हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र उद्योग में
सूती कपड़ा या लिनन का कपड़ा जो होता है ना, उसके विरंजन के लिए, मतलब उसके रंगों को निकालने के लिए, जो अशुद्ध कलर है उसमें प्योर व्हाइट बनाना है तो उसको धोएंगे ब्लीचिंग पाउडर से। समझ रहे हो, धोने के काम में ले रहे हैं एक तरह से। कागज की फैक्ट्री में काम में लेते हैं, लकड़ी की मज्जा और लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने के लिए, कि उसके विरंजन के लिए। समझना, लॉन्ड्री में कपड़े धो रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा कलर वलर जो गंदगी आ गई उसको निकालेगा, यूं समझो। ये कह रहा है लकड़ी की मज्जा, पल्प है ना, कागज बनाने के लिए, लकड़ी से बनता है कागज, पता है, लकड़ी तो पीली होती है, कागज सफेद होता है, तो वो पीला रंग एक तरह से आप यूं सोच सकते हो ना यार, वो निकालने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का काम में लेते हैं। तो कुल मिला के धोने के काम में 3 अलग अलग उपयोग है, अलग अलग करके भी लिख सकते हो आप एक उपयोग में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हमारे पास में बहुत सारे रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि भैया निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है वो उपचायक के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है या लिया जाता है, तो वो क्या है हमारे पास में, ये जो है विरंजक चूर्ण, वो ऐसा एक पदार्थ है हमारे पास में। ये किसी और का क्या करा देता है, उपचयन करा देता है, किसी और में ऑक्सीजन जुड़वा देता है तो उसका उपचयन हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, उपचायक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं अपन। समझ रहे हो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए कौन सा हम पदार्थ यूज करते हैं, तो आप उसमें बोल सकते हो विरंजक चूर्ण जो है हमारे पास में वो हम लोग उपयोग में लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास में बेकिंग सोडा, या बोले तो खाने का सोडा या मीठा सोडा, आपके घर पे भी यहाँ इसका साइंटिफिक नेम होता है हमारे पास में, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, साधारण नाम, और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पूरा सही से IUPAC नाम, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ये याद रखने वाला सही है, बेस्ट है। और बेकिंग सोडा तो बोलते हैं इसको, पकोड़े बनाने के काम में लेते हैं, ये मस्त है, उससे क्या पकोड़े बनाने के काम में लेते हैं, समझते हैं। तो अब हमें पहले ही समझना है कि भाई बनता कैसे है। तो देखो निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर ही, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका निर्माण। हम कहते हैं कि यार नमक की प्रक्रिया करानी है हमको, ठीक है, नमक की अभिक्रिया करानी है पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इतना तो याद हो जाता है। अब चौथी चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अमोनिया, NH3, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन सबकी जब साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें 2 चीजें मिलती है, एक मिलती है NH4Cl, क्या मिलती है, NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, और साथ साथ में हमें मिलता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सही बात है, ये 2 चीजें हमको मिलती हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास में NaHCO3 जो हमारे काम की चीज है, ये कैसा है, एक दुर्बल क्षारकीय लवण है, क्षारीय लवण। मैंने बोला था ना आपको, खाने का सोडा हम किसमें यूज करते हैं, एंटासिड की तरह यूज करते हैं, गैस हो जाती है ना पेट में, एसिडिटी जो हो जाती है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि ये दुर्बल क्षारक है ना, दुर्बल क्षारकीय लवण है, मतलब क्षारकीय प्रकृति है इस लवण की, ये लवण है लेकिन क्षारकीय प्रकृति का लवण है ऐसा। तो ये देखो समीकरण भी यहाँ पर हमने लिख रखी है, ये हमने नाम लिख रखा है अमोनियम क्लोराइड, और ये नाम हमने यहाँ पे लिख रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये अभिक्रिया वैसे मेरे को ये जगह यहाँ छोड़ी थी तो यहाँ लिखनी थी, मैंने यहाँ लिख दी है, कोई बात नहीं, समझे। अब इसके ना उपयोग थोड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो है कि यार NaHCO3 को गर्म करने पर क्या होता है, तो इससे हमें बनता है सोडियम कार्बोनेट, अलग हो जाता है हमारे पास में, Na2CO3 अलग हो जाता है, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाती है और वो चीजें अलग हो जाती है। अब बोला सर इसका काम क्या है, तो इसका काम, इससे जो अगली चीज पढ़ने वाले हैं ना अपन, जो कि है धोने का सोडा, उसमें काम आएगा, है उसको बनाने के काम में आएगा। अभी नहीं काम आ रहा, अभी आएगा थोड़ी देर में काम, वेट करो। अब इसका उपयोग पढ़ रहे हैं अपन, तो इसका जो उपयोग है ना वो मस्त उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। किसका, जो हमारे पास में खाने का सोडा है, जो मीठा सोडा है, उसका उपयोग किसमें है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका अपन लोग यूज करते हैं। अच्छा कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं थोड़ा सा। बेकिंग पाउडर क्या होता है, पाउडर है, उसमें 2 चीजें, एक तो क्या है खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला हुआ है, दूसरा क्या है उसमें खाने योग्य कोई अम्ल डाला हुआ है, ऐसा अम्ल जो हम खाया जा सकता है जिससे नुकसान नहीं हो, है ना, कोई सा भी हो सकता है, जैसे मान लो सिरका हो सकता है, मान लो फॉर एग्जांपल। तो अब होता क्या है, उन दोनों को सूखा सूखा मिला के रखते हैं, जैसे ही उसमें पानी डाला जाता है तो पानी क्या करता है, अम्ल में से H+ आयन को निकाल लेता है। H+ आयन पानी में आता है ना, अब वो पानी में जो H+ आयन है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमारा, उससे अभिक्रिया कर लेता है, और उससे फिर हमारे को पकोड़े बनने में हेल्प मिलती है। अच्छा देखना कैसे हेल्प मिलती है, ध्यान से देखना। क्या होता है, हमने जैसे मान लो ये लिया पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पे हम कह रहे हैं H+ मतलब कोई सा भी अम्ल है, तो कोई सा भी अम्ल होगा तो वो H+ आयन ही देगा, बस खाने लायक होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं एक बार के लिए सिरका है, CH3COOH मान लेते हैं, डाला तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा,
पानी बनेगी, और क्या बनेगा साथ साथ में, अम्ल का सोडियम लवण। मतलब क्या कहने का मतलब है इसका, अगर मान लो ये वाला अम्ल है हमारे पास में, तो हमारे पास मिलता है CH3COONA। तो कोई सा भी जो अम्ल है, ये रहा अम्ल, इसका कौन सा लवण बनेगा, सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम इस चीज में से निकल करके आ रहा है। कोई सा भी अम्ल होना, खाने योग्य कोई अम्ल हो सकता है, ऐसी कंडीशन बनेगी। अब ये तो चलो ठीक है, खा लेंगे अपन, ये पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, गर्म हो रहा है क्योंकि सब कुछ खाना बन रहा है। तो जब इसका क्या होगा, CO2 गैस का, ये क्या करती है, उस केक को फुला देती है। बेकिंग पाउडर का उपयोग हम केक को बनाने में करते हैं, या पाव रोटी को ऐसे फुलाने के लिए करते हैं। पाव पाव खाते हैं, पाव भाजी वाला पाव रोटी, उसको फुलाने के लिए हम लोग करते हैं। ब्रेड को फुलाने के लिए इसको हम लोग उपयोग में लेते हैं। खमीर उठाने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। समझे इस बात को आप मेरी? तो वो कैसे हो रहा है कि बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर में दो चीजें हैं। एक तो क्या है, उसमें हमारे पास में बेकिंग पाउडर में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब खाने का सोडा है, और उसमें कोई खाने योग्य मंद कोई अम्ल है, उसमें ऐसा अम्ल है जो खतरनाक नुकसान वाला नहीं है हमारे लिए। दोनों चीजों को जब हम मिलाते हैं और पानी डालते हैं जब हम उसमें, तो क्या होता है कि ना, ये अभिक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो उसको फुला देती है केक को, उसमें हमारे काम आ जाती है। अब एक बार ध्यान देना आप यहाँ पर, इसको पानी डाल के भी कर सकते हैं, और इन दोनों को जब गर्म करते हैं तो भी काम हो जाता है ना। तो आप गर्म भी कर सकते हो और इसको पानी भी मिला के कर सकते हो काम। अच्छा, इसके बाद और उपयोग है हमारे पास में, तो और देखो हम क्या कह रहे हैं, CO2 पाव रोटी या केक में खमीर उठाने के लिए, उसको फुलाने के लिए काम में आता है। फिर उसके बाद क्या है, एंटासिड की तरह भी काम करता है, एंटासिड बता दिया था मैंने आपको पहले। फिर और काम क्या है हमारे पास में, पकोड़े बनाने के लिए काम में लेते हैं। अब इसका तो क्या ही कहना, वो समझ ही गए आप। पकोड़े देखो ना कैसे होते हैं कि ना, पहले वो गीला गीला उसमें पाउडर ऐसे मिला के डालते हैं, फिर जब उसको गर्म करते हैं, सेकते हैं तेल में, गर्म होता है जब वो, तो वो ऐसे फूल जाता है ना, बाहर का पकोड़ा जो है वो ऐसा फूल जाता है बेसन के साथ में जो हम मिलाते हैं ये चीज। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में क्या होता है, दरअसल बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मतलब इसमें एक इंग्रेडिएंट हमारे पास में अम्ल होता है, और दूसरा हमारे पास में सोडा, जो हम खाने का सोडा की बात कर रहे हैं। मान लो ऐसा हमारे पास में इंग्रेडिएंट है, तो खाने का सोडा जो है, अभी हमने देखा था ना इस चैप्टर में, NaHCO3 सोडियम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पानी निकलता है, और ये तीन चीजें निकलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको बुझा देता है, समझे, बहुत तीव्र मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो अपन ने एक्सपीरियंस, जो आपको सच्चू सर ने इधर खड़े होकर के दिखाया भी था साथ साथ में, समझे थे, गैस निकली थी, माचिस की तीली लगा के बुझा दिया था, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन। फिर उसके बाद क्या हमारे पास में, धोने का सोडा। ये हमारे पास में ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो देखो क्या है, बहुत सिंपल है, धोने का सोडा। इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास में, Na2CO3 10H2O। एग्जाम में केवल एक नंबर में सूत्र पूछ लेता है, निम्न में से धोने का सोडा का सूत्र है, निम्न में से खाने के सोडा का सूत्र है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार धोने के लिए तो पानी चाहिए ना, तो पानी है इसमें पूरा का पूरा H2O, तो इसलिए कह रहे हैं इसको धोने का सोडा। अच्छा, ये बनता कैसे है, तो यहां पर काम आएगा हमारा खाने का सोडा जो है, काम आएगा। अच्छा, कैसे काम आएगा, तो अभी हमने पीछे देखा था कि अगर खाने का सोडा है हमारे पास में, से NaHCO3 है हमारे पास में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास में Na2CO3 बनता है, ठीक है, CO2 बनता है, और साथ ही साथ में H2O बनता है। तो ये जो चीज थी ना हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट, इससे हम धोने का सोडा बनाते हैं। लिखा है देखो, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। फिर क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडा को प्राप्त करते हैं। पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या मतलब है, यहाँ पे आपने लिया Na2CO3 लिया, ठीक है, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं, ये लिया, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब जो पानी है हमारा H2O, उसको मिला रहे हैं। तो क्या बनता है हमारे पास में, यहाँ पे इसके 10 हमारे को अणु लेने हैं, तो कुल मिला के ये इसमें जुड़ जाता है Na2CO3, और ये क्या होता है, डॉट 10H2O। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि पानी में और इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया वैसे नहीं हुई, बंध नहीं बने कोई नए, बस क्या है, क्रिस्टल बन गया। इसको इसीलिए बोलते हैं क्रिस्टलीकरण बोलते हैं, कि Na2CO3 जो पाउडर था ना, अब उसके क्रिस्टल बन गए। क्रिस्टल मतलब आप समझो हीरे के टुकड़े, ऐसा समझ में आता है ना, चमक रहा होता है क्रिस्टल, वो क्रिस्टल बन गया। तो वो क्रिस्टल में क्या है, पानी भी है, पानी गीला नहीं कर रहा उसको, ये ध्यान देने वाली बात है, लेकिन उसमें पानी भी है। उसको जैसे ही आप गर्म करोगे ना, तो वो पानी उसमें से वापस निकल जाएगा, और अगर उसका पहले से कोई कलर होगा ना, तो वो उड़ जाएगा। तो इसको, इस पानी को जो साथ में है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। ठीक बात है, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। पहले अब अपन इसका एक बार उपयोग वगैरह देख लेते हैं, फिर और समझेंगे इसको। तो ये कैसा है, ये भी एक क्षारकीय लवण है ना, सोडियम कार्बोनेट या जो धोने का सोडा, ये भी एक क्षारकीय लवण है। फिर कह रहे हैं ये अभिक्रिया इसकी, ये रही हमारे पास में जो लिखी हुई थी, उपयोग देख लो क्या क्या है।
सोडियम कार्बोनेट का उपयोग साबुन और कागज उद्योग में करते हैं हम लोग, ठीक है, धोने के सोडा का उपयोग। फिर कह रहे हैं इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक क्या, कोई हमारे पास में प्रकृति से और मिलता है ना, कोई धातु शुद्ध नहीं मिलती, वो पत्थर में घुसी हुई पता नहीं कितनी चीजों से जुड़ी हुई मिलती है, तो बोरेक्स वैसी चीज है। तो उसमें से सोडियम निकालने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ती है। ऐसा ध्यान रखना इसको, छोटा सा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 स्टार बोलूंगा मैं इंपॉर्टेंट, अगर टफ क्वेश्चन बनाना है तो टीचर को। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहां करते हैं, घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं, सिंपल सी बात है। धोने का सोडा कपड़े धोने के लिए काम में ले रहे हैं यार, सिंपल है ना। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। स्थायी कठोरता क्या होती है, ऐसी कठोरता जिसके कारण पानी में ना साबुन काम नहीं कर पा रहा, डिटर्जेंट काम नहीं कर पा रहा, तो उसको स्थायी कठोरता हम लोग बोलते हैं। फिर क्या हमारे पास में लास्ट टॉपिक है, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक, क्रिस्टलन का जल। अभी देखा था ना अपन ने कि कोई भी लवण है हमारे पास में, कोई सॉल्ट है, उसके एक इकाई सूत्र में जितने जल के अणु है ना हमारे पास में, वो क्या कहलाते हैं, हमें क्रिस्टलन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। तो देखो किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या है उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, जैसे हमारे पास में कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लू कलर का पाउडर है हमारे पास में ये वाला। तो ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें 5 जल के अणु होते हैं हमारे पास में, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर। तो ये 5 जो जल के अणु है वो इसके लिए क्या है, क्रिस्टलन का जल है। यही चीज क्या है, अभी अपन ने धोने का सोडा देखा, Na2CO3 10H2, तो इसमें 10 क्या है, क्रिस्टलन के जल के अणु। अब ये जो जल के अणु है ना, ये इस पाउडर को गीला नहीं करते, इनके क्रिस्टल्स को गीला नहीं करते, लेकिन हाँ ये जरूर है इनको आप गर्म करो तो उसका क्रिस्टल का कलर गायब हो जाता है, फिर जब वापस पानी मिलाओगे तो कलर वापस आ जाता है। ऐसा होता है, क्रिस्टलीकरण वापस करोगे तो कलर वापस आ जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलीकरण करने का भी प्रोसेस होता है, वो 9th क्लास में सीखा था हमने, बट अभी छोड़ सकते हैं अभी पर। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, कैल्शियम सल्फेट 2H2O हमने यहाँ पर लिखा है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अब ये क्या है हमारे पास में, ये होती है जिप्सम। क्या होता है ये, जिप्सम। इसके बारे में अभी हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जिप्सम है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं अपन जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में मजा तो बहुत आया होगा, ठीक है। क्या है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस वो समझते हैं, पीओपी से समझते हैं। एक हमारे पास में चीज होती है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 ½ H2O डॉट ½ H2O, आधा पानी का मुंह। अब पानी का अणु असल में आधा नहीं होता कभी भी, एक पानी का अणु जो होता है ना वो 2 से जुड़ा हुआ होता है, समझे मेरी बात आप। एक पानी का जो अणु है वो 2 कैल्शियम सल्फेट के परमाणुओं से, अणुओं से जुड़ा हुआ होता है। तो अब क्या है हमारे पास में, इसको कैल्शियम सल्फेट की जब पानी से अभिक्रिया होती है, हमने लिखा है यहाँ पे H2O से, तो जैसे ये आधा है ना यहाँ पे, तो मान लो 1.5 इसको और अगर मिल जाए H2O, 1.5 अणु और मिल जाए पानी का, तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O बना लेता है, अभी जिसको अपन ने पढ़ा था पीछे। तो सुनना, ये क्या होता है, ये होता है पीओपी। पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। अच्छा ये चीज क्या है, ये है जिप्सम। आपने देखा होगा कि अगर पेरिस लाते हैं ना बाहर से, पहले दीवारों पे होता था घरों में एकदम चिकना करने के लिए, खिलौने बने हुए आते हैं पेरिस के, वो भी अपन उपयोग में भी देख लेंगे। तो अगर उसको पानी, मतलब उसको नमी में रख दो, खुले में रख दो, पानी की बूंदे उस पर लग जाए, तो वो क्या होता है, पत्थर की तरह हो जाता है, कड़क हो जाता है, एकदम मजबूत। तो उसको, वो जो चीज बनती है ना, उसको जिप्सम बोलते हैं। वो फिर हमारे किसी काम की नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमको जिप्सम से वापस पीओपी बनाना है मान लो, तो एक अभिक्रिया तो ये हो गई पीओपी से जिप्सम बनने की, एक अभिक्रिया ये हो गई हमारे पास में कि भैया जो हमारे पास में जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट है 2H2O, अगर हम इसको वापस से क्या बनाना चाह रहे हैं, पीओपी बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करें। तो बोला देखो 373 केल्विन पर इसको गर्म करो, गर्म करो। तो गर्म करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा। हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट इसको बोलते हैं, आधे, क्योंकि ये पानी के अणु से जुड़ा हुआ है। प्लस साथ ही साथ में आप देखोगे कि ना 1.5 जो पानी का हमारे पास में अणु बनेगा वो गैस बन के उड़ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी टिकेगा नहीं, वो तो उड़ जाएगा गैस बन के। ये हमने सॉलिड लिया, गर्म किया, हमें ये वापस पाउडर मिल गया सॉलिड, और ये लिक्विड जो है वो पहले लिक्विड बना होगा, गैस बन करके वो उड़ गया होगा हमारे पास पानी। तो ये चीज हमने समझी है, इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको। एक एग्जाम में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको पीओपी को जो है हमें बंद जगह पे, है ना, आर्द्र रहित जगह पर क्यों रखना होता है, बंद डब्बे में आर्द्र रहित, नमी में नहीं रखना होता, क्यों। तो आप बोलोगे यार नमी से अभिक्रिया कर लेगा, जिप्सम बना लेगा, हमारे काम का नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रखना होता। और अगर हम बात करें पीओपी के उपयोग की, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पीओपी के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो बहुत सिंपल है,
तो एक आप बोल सकते हो कि सर खिलौने बनाने में बचपन में हमने खेला है खिलौनों से बनाने के लिए, है ना। और साथ ही साथ में एक और उपयोग आप लिख सकते हो खिलौनों के अलावा, कि ना मूर्तियां वगैरह भी इससे बनती हैं, तो हम लिख सकते हैं मूर्तियों के लिए या मूर्तियां बनाने में, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, और इंटरेस्टिंग जो है, डॉक्टर टूटी हड्डी को ठीक करने के लिए पट्टा बांधते हैं, टूटी हड्डियां जोड़ने के लिए, करेक्ट, डॉक्टर इसको उपयोग में लेते हैं। और क्या लिखूंगा मैं, तो हम ये लिख सकते हैं दीवारों को चिकना करने के लिए, बनाने में, ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी देयर कैन बी सो मेनी अदर यूजेस एज वेल, ठीक बात है। तो ये पूरा हमारे पास में जिप्सम का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। आई होप जान में तुम्हारे राहत आई होगी, अच्छा लगा होगा तुमको, बस मैं ये कह रहा हूँ भगवान के नाम पे, भाई अच्छा लगना चाहिए, इतनी मेहनत काहे किए हैं फिर हम लोग। तो चलो खैर बढ़िया है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर दिल से अच्छा लगा है तो इसको जितना लाइक कर सकते हो लाइक करो, ढेर सारा आपका प्यार चाहिए, है ना, शेयर करो इसको खूब सारा आप लोग। मिलते हैं आपसे और चैप्टर्स की दूसरी वीडियो में, और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में लिख करके जरूर बताना, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।